हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बालकों का विकास कैसे होता है। जैसे हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और भाषा का विकास उनका किस तरह से होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे अधिगम, लर्निंग। तो हम पढ़ते हैं सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक अति महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य अर्थ में सीखना क्या होता है, जैसे हमारे व्यवहार में किसी भी तरह का चेंजमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं कि हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं। लेकिन क्या व्यवहार में हुए सभी तरह के परिवर्तन को सीखना कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे थकान की वजह से, बीमारी की वजह से या तो परिपक्वता की वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसी वजह से सारे परिवर्तन को हम सीखना नहीं कह सकते हैं। तो जो सीखना है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। मतलब या तो हम जिस चीज़ को फील करते हैं या प्रैक्टिस करें उसकी वजह से हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। एज अ रिटेनेबल चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं या तो जो अभ्यास कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमारे बिहेवियर में चेंज हो रहा है वही क्या है, अधिगम है। तो जो इसकी डेफिनेशन है इसको हम पढ़ते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। इसका मतलब होता है जैसे जो परिवर्तन है, अच्छा परिवर्तन भी हो सकता है, खराब परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे अच्छा परिवर्तन हो गया शब्दों का वाक्य में प्रयोग, खराब परिवर्तन हो गया चोरी करना। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अनुभूति के फलस्वरूप होता है। अभ्यास और अनुभूति, इसका क्या तात्पर्य है? अभ्यास द्वारा सीखना अथवा आकस्मिक अनुभव द्वारा सीखना। जैसे हो गया आग से जलने पर आग से दूर हो जाना, ये क्या हो गया, एक्सपीरियंस करके बालक सीख रहा है। और एक है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे हो गया कि अगर हम टाइपिंग करना सीखते हैं लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिस ना करें तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद हम टाइपिंग करना जो सीखे वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। इस वजह से कहा गया है जो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, मतलब पूरी तरह से स्थायी नहीं होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अब हम पढ़ेंगे जो लर्निंग की विशेषताएं, सीखने की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि बालक सीख कर कोई चीज़ आता है वह समाज के लोगों द्वारा समाज में रहकर वो चीज़ें सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास एक महत्वपूर्ण कारक है। बिना अभ्यास के कोई चीज़ें हम अच्छे से नहीं सीख सकते हैं, कोई चीज़ें हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सीख सकते हैं। सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। मतलब जो सीखने का तरीका है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है कि वो कोई चीज़ किस तरह से सीखता है या कितनी जल्दी सीखता है, कितनी बाद में सीखता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। जो सीखना है, जो लर्निंग है वो जीवन भर चलती रहती है। व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। सीखना एक संज्ञानात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है या मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि इससे हमारा मेंटल ग्रोथ होता है लर्निंग से। इसका शरीर के अंगों पर कोई परिवर्तन नहीं होता है लर्निंग का। अब हम पढ़ेंगे मैच्योरेशन, परिपक्वन। परिपक्वन क्या है? विकास तथा वर्धन की प्रक्रिया पूर्ण होने से है। जो भी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो हमारा फिजिकल ग्रोथ है, वृद्धि है, वो जब पूर्ण हो जाती है तो उसको कहते हैं कि जो बालक है वो मेच्योर हो गया है। मेच्योरिटी मीन्स जो उसका शारीरिक डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, वो पूर्ण हो गया है। तो जो परिपक्वन है एक जन्मजात प्रक्रिया है। मतलब बालक जैसे ही पैदा होता है जन्म से ही उसका विकास होता रहता है, शारीरिक विकास। अभ्यास का महत्व नहीं होता है। वयस्कता के बाद मंद पड़ जाता है या रुक जाता है जो हमारा शारीरिक विकास है। हमें पता है कि जो किशोरावस्था तक शारीरिक विकास पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो शारीरिक विकास है वो मंद होता है या एक तरह से रुक जाता है, ज़्यादा विकास नहीं होता है। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया पर निर्भर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सीखने के कुछ प्रकार कि बालक किस तरह से सीखता है। तो पहला है अधिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग। सीखने वाली सामग्री शिक्षार्थी को बोलकर या लिखकर दी जाती है। शिक्षार्थी उसे रटकर एवं समझकर आत्मसात करते। मतलब किसी भी चीज़ को जो विद्यार्थी हैं वो देखते हैं या तो लिखते हैं, उस चीज़ को याद करते हैं, वो रटकर या समझते हैं, वो होता है रिसेप्शन लर्निंग। अन्वेषण, डिस्कवरी, इसमें शिक्षार्थी को दी गई सामग्री में से नए कॉन्सेप्ट मतलब संप्रत्यय या विचार को खोजकर सीखना होता है। यह अर्थपूर्ण एवं रटकर भी हो सकता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया अधूरे वाक्यों को पूरा करना, जैसे भारत फिल इन द ब्लैंक्स में आज़ाद हुआ। इससे क्या होगा, बच्चा उस चीज़ को खोजेगा, उस चीज़ को समझेगा। फिर है रटकर सीखना। रटकर सीखना मतलब किसी भी चीज़ को हम रट रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, रटकर। अर्थपूर्ण सीखना, अब इसमें क्या है, अर्थपूर्ण सीखने में सीखी जाने वाली सामग्री को समझना तथा पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़कर सीखना। मीनिंगफुल लर्निंग है ये कि हम उसके बारे में पूरी तह तक जा रहे हैं कि वो चीज़ है क्या, उसको हम समझ रहे हैं, और जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंध जोड़ रहे हैं कि इसका पहले ऐसे था, आगे ये चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे कि जो गैने थे उन्होंने अधिगम सोपानिकी का नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि अधिगम के प्रकार क्या क्या है। जैसे जब बालक पैदा होता है, जब वह वयस्कता तक बढ़ता है, मतलब किशोरावस्था तक क्या होता है, वह सीढ़ी दर सीढ़ी सीखता है। मतलब अगर वो एक सीढ़ी को सीखेगा तभी वो दूसरी सीढ़ी को सीखेगा, फिर तीसरी सीढ़ी को सीखेगा। इसी वजह से जो इनका नियम है उसे कहा जाता है अधिगम सोपानिकी का नियम। जो अधिगम होता है वो सोपान में होता है, 1 by 1 करके होता है। तो जो सीखने के इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं, सभी श्रृंखलाबद्ध होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। मतलब एक के बाद दूसरा सीखेगा बच्चा, दूसरे के बाद तीसरा सीखेगा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से ये 8 जो प्रकार है उसको सीखता है 1 by 1 करके। सरल से जटिल की ओर है, मतलब जो सबसे पहला जो प्रकार है सीखने का वो सबसे सरल है, दूसरा उससे कठिन है, तीसरा उससे कठिन है। इस तरह से उन्होंने बताया था सीखने के जो प्रकार हैं। तो ये है ज्ञानी के सीखने के 8 प्रकार। ये केवल 2 है, ठीक है। तो जो 8 है ये सबसे सरल है, जो पहला वाला है सबसे सरल है, और जो ऊपर चढ़ने पर ये कठिन हो जाता है। तो जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे कठिन है, ठीक है। तो हम सबसे स्टार्ट से पढ़ेंगे। सांकेतिक अधिगम है पहला, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा है सरल श्रृंखला, चौथा है शाब्दिक साहचर्य, पांचवा है विभेदीकरण करना, छठा है संप्रत्यय सीखना, सातवां है नियम बनाना, आठवां है समस्या समाधान करना। अब हम इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि इसमें होता क्या है। तो हम आपको बता दें, जो पहला और दूसरा चरण है ज्ञाने के सोपानिकी का, पहला और जो दूसरा चरण है वो पशु और मानव दोनों को सिखाने के लिए, दोनों की लर्निंग के लिए ये दोनों मेथड्स यूज किए जाते हैं सीखने का। तो सांकेतिक अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया ये दोनों जो मेथड है वो यूज़ किए जाते हैं पशु प्लस मानव दोनों के लिए। और तीसरे से लेके 8वें तक जो है मेथड ये यूज़ किया जाता है मानवों के लिए। अब हम इसको 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। संकेत अधिगम। संकेत अधिगम परिस्थिति पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। जब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक बार बार एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो स्वाभाविक उद्दीपक के स्थान पर अस्वाभाविक उद्दीपक ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया कराने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने से ही कुत्ता लार गिराने लगता है। छोटे बालकों को अक्षर ज्ञान में संकेत अधिगम परिस्थिति को उत्पन्न किया जाता है। जैसे क अक्षर की पहचान कराने के लिए उसके साथ कबूतर का चित्र, ख के लिए खरगोश का चित्र। इस प्रकार की परिस्थिति स्मृति स्तर के शिक्षण में उत्पन्न की जा सकती है। जैसे होता है विजुअलाइजेशन, बच्चा जो देखता है उस चीज़ को सीखता है, मतलब संकेतों के द्वारा, या तो वो सुन रहा है उस चीज़ को या तो वो चीज़ देख रहा है। जैसे बच्चे को हम पढ़ना सिखाते हैं इसमें, तो बच्चों को चित्र दिखा कर, जैसे अगर हम बताएंगे कि क से कबूतर है तो कबूतर का चित्र बनाकर बच्चों को उसका संकेत बताएंगे कि ये क है, क मीन्स कबूतर है ये, तो ये क है। इस प्रकार का अधिगम छोटे बालकों को अच्छी आदतें सिखाने में लाभप्रद है, किंतु उच्च कोटि के अध्ययन में संकेत अधिगम में विशेष लाभदायक नहीं है। ये हो गया संकेत, मतलब सिंबल से हम बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं। ये पशु और मानव दोनों को सिखाने का कार्य करता है, जो संकेत अधिगम है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे होता क्या है कि जो रोड लाइट होती हैं, अगर रेड इंडिकेशन है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये खतरे का सिग्नल है। तो इस वजह से क्या होता है, ये संकेत दे रहा है, तो संकेतों से हम समझते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ज्ञाने के द्वारा वर्णित द्वितीय प्रकार का अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, जो थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंध तथा किम्बल के साधनात्मक अधिगम के समान है। ज्ञाने के प्रथम प्रकार के संकेत अधिगम के विपरीत इस प्रकार के अधिगम में विशिष्ट उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया अपेक्षाकृत निश्चित और यथार्थ होती है। उदाहरण हम देखते हैं, अपने गले में बंधे पट्टे और जंजीर के स्वामी के द्वारा
दिए जाने वाले विशिष्ट घटकों के प्रति कुत्ता विशिष्ट अनुक्रियाएं सीखता है। इसके लिए उसे पुरस्कार और प्रशंसा मिलती है, परंतु बाद में उसके गले में न तो पट्टा बंधा होता है और न ही जंजीर का प्रयोग किया जाता है। फिर भी वह स्वामी के मौखिक आदेश मात्र से बैठने, खड़े होने, लेटने आदि की अनुक्रिया करता है। यह अनुक्रिया निश्चित, यथार्थ और उत्तम होती है। इस प्रकार सही अनुक्रिया से नवीन व्यवहार सीखने से उसे आगे के लिए पुनर्बल मिलता है। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि अधिगम भी स्टडी का अधिगम है। इस प्रकार के अधिगम से शाब्दिक दक्षताएं बालकों को सिखाई जा सकती है। ये था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। अब है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम में होता है गैने द्वारा वर्णित यह अधिगम का तीसरा प्रकार है। श्रृंखला अधिगम में दो या अधिक उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को साथ दिखाया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू सीधे पढ़ते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक श्रृंखला अधिगम और दूसरा गामक श्रृंखला अधिगम। तो एग्जाम्पल क्या है, एक बालक जिसने दरवाज़ा खोलने की श्रृंखला को नहीं सीखा, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दरवाज़ा खोलने की क्रिया को स्पष्ट करते हैं। जैसे हमारे हाथ में चाबी है और हम ताले को देखते हैं, ऊपर की सीध में चाबी का निरीक्षण करते हैं और उसे ताले में डालते हैं जब तक कि वह पूर्ण रूप से अंदर न पहुंच जाए। इस चाबी को दूसरी ओर घुमाते हैं जब तक कि यह पूरी तरह न पहुंच जाए। खुले दरवाजे को धक्का देते हैं। ये क्या हो गया कि एक ताले को खोलने की ये प्रक्रिया है। तो इस संबंध में ध्यान देने योग्य यह बात है कि जब व्यक्ति, ये पूरी श्रृंखला हो गई ताला खोलने की, अगर ये श्रृंखला को 1 by 1 नहीं करेगा तो वह कोई चीज़ नहीं सीखेगा। तो इसी वजह से ये एक श्रृंखलाबद्ध अधिगम है, यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति संकेत अधिगम और उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम दोनों से परिचित हो जाता है। इन्होंने दो प्रकार के श्रृंखला अधिगम बताए थे, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक श्रृंखला है अधिगम में अध्यापक विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करता है जिससे अधिगम के स्थानांतरण में सुगमता होती है। अशाब्दिक मतलब अधिगम हेतु चित्रों तथा अन्य दृश्य साधनों को क्रमानुसार प्रस्तुत करते हैं, जैसे किसी जीव के भ्रूण से वयस्क तक के विकास की अवस्थाओं को चित्रों द्वारा क्रम में प्रस्तुत करना। अब है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। अधिगम परिस्थिति का यह प्रकार श्रृंखला अधिगम का ही एक प्रकार है। इस प्रकार के अधिगम में शाब्दिक अनुक्रिया क्रम की व्यवस्था की जाती है। शाब्दिक इकाई को सीखने के लिए उससे पूर्व की इकाई सहायता प्रदान करती है। अधिक जटिल शाब्दिक श्रृंखला के लिए व्यवस्था क्रमिक संकेत का कार्य करता है। अंडरवुड ने इस अधिगम परिस्थिति को मानव अधिगम में अधिक महत्वपूर्ण माना है। वाचिक श्रृंखला अधिगम परिस्थितियों से जटिल व्यवहारों का विकास किया जाता है, जैसे हो गया कविता या गीत के पदों को प्रस्तुतिकरण का विशेष क्रम। जैसे जो हम कविता या तो पोयम जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक क्रम होता है प्रस्तुत करने का। जैसे एक उदाहरण और है, जब बालक गेंद को पहचान कर उसे गेंद कहने के साथ साथ लाल गेंद कह दे, या तो कह दे ये बड़ी गेंद है, या तो ये बहुत कठोर गेंद है, तो इससे क्या होता है, 3 इकाइयों का शब्द साहचर्य सीख जाता है कि मतलब वो शब्दों को सीखने लगता है, जोड़कर शब्दों के साथ वह जोड़ने लगता है। तो ये हो गया शब्द साहचर्य। गैने का मानना है कि लंबी श्रृंखलाओं को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़कर अधिगम को अधिक सफल बनाया जा सकता है। पढ़ेंगे विभेदी अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इस अधिगम प्रक्रिया के लिए वर्बल तथा नॉन वर्बल श्रृंखला पूर्व आवश्यकता है। इसमें 2 श्रृंखलाओं में विभेदीकरण की क्षमताओं का विकास किया जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थी में विभिन्न उद्दीपनों के प्रति भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं करने की क्षमता विकसित होती है, जबकि दोनों उद्दीपन मौलिक रूप में समान प्रतीत होते हैं। जैसे पैट्री डिश में रखे दोनों सफ़ेद चूड़ों को जो देखने में एक से प्रतीत होते हैं, गुणों के आधार पर विद्यार्थी पहचान सके कि कौन सा नमक है और कौन सा नौसादर। इसके लिए बोध स्तर शिक्षण उपयोगी होता है। प्रसाद शब्दों में प्रयोग के आधार पर भेद पहचान सके। जैसे इस अब विभेद का मतलब क्या होता है, जैसे 2 एक समान वस्तुएं रखी हुई हैं, उन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है उसको अलग करना, वो हो गया विभेदीकरण। उसको डिस्क्रिमिनेट करना कि उन दोनों में क्या अंतर है। प्रत्यय अधिगम, इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। गैने ने संप्रत्यय अधिगम को इस प्रकार परिभाषित किया है, जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उन्हें हम संप्रत्यय अधिगम कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बालक इस स्तर की अधिगम क्रिया में सर्वप्रथम किन्हीं पदार्थों की अनुभूति करता है, फिर उनके गुणों का विश्लेषण करता है, उनके गुणों को पहचानता है, सामान्य गुणों के आधार पर इन पदार्थों का अन्य पदार्थों से विभेदीकरण करता है। जैसे हो गया कि अगर हम बालकों को मेटल्स दें और नॉन मेटल्स दें, तो बालकों को ये पता है कि जो धातुएं होती हैं वो चमकीली होती है, वो तन्य होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है, और अधातुएं क्या होती हैं, हल्की होती है, उनमें तन्यता नहीं होती है और वो कुचालक होती है। तो इस वजह से जो बालक है वो दोनों की डिफरेंस से, उसकी प्रॉपर्टी से उनको अलग कर सकता है कि ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। 7वां है अधिनियम, सिद्धांत, अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग। अब इसमें क्या है, अधिनियम अधिगम के लिए प्रत्यय अधिगम पूर्व आवश्यकता है। जब छात्र प्रत्यय को भली भांति ग्रहण कर लेता है तो व्यवहार की नियंत्रण इस प्रकार किया जाता है कि वह प्रत्ययों के आपसी संबंध को शब्दों में नियम के द्वारा व्यक्त कर सके, नियम या सिद्धांत का निर्माण कर सके। इसके लिए शिक्षण व्यवस्था चिंतन स्तर पर की जाती है। जैसे क्षेत्रफल और दाब संप्रत्यय को समझने के बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाए कि विद्यार्थी क्षेत्रफल और दाब के संबंध को नियम में व्यक्त कर सके कि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम होने पर दाब बढ़ जाता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल लर्निंग, ठीक है, कि जैसे अगर बच्चों को कोई चीज़ सिखाया जाता है तो उसको वर्किंग मॉडल के रूप में सिखाया जाना चाहिए, बच्चों को वर्क करा के, जिससे उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि ये चीज़ क्या होती है। समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसके लिए अधिनियम अधिगम की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत केवल अधिनियमों का प्रयोग ही नहीं किया जाता, बल्कि बालक अपनी मौलिकता एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके समस्या का समाधान करता है। जब विषय वस्तु को छात्र के समक्ष समस्यात्मक परिस्थिति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो बालक समस्या अनुभव करता है, फिर उसे प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करता है, उसके समाधान हेतु परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है और अंत में निष्कर्ष निकालता है और सामान्यीकरण करता है। यह समस्या समाधान सीखने की सर्वोच्च विधि है। गैगनी का जो श्रृंखलाबद्ध सीखने में जो चौथी अवस्था से जो अंतिम अवस्था तक के सीखने का जो क्रम होता है, वो शिक्षक का निर्देश इन सभी सीखने के क्रम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।